विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस के बाहर हूं और आज यहां मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, कश्मीरी पंडितों की वो एसोसिएशन जो यहां जम्मू में रहने पर मजबूर हो गई है। आपको बताते चले कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कश्मीर में अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर टारगेट शूटिंग की बदौलत इन लोगों की जान ली जा रही है और अभी तक ये प्रोटेस्ट में है कि इन लोगों को जम्मू के अंदर ही रिलोकेट किया जाए और यहीं पर जो है वो इनको डिप्लॉय किया जाए, इनको यहीं पर जो है वो इंस्टीट्यूट्स में लगाया जाए। आज प्रोटेस्ट का 278वां दिन है लेकिन अभी तक जो है वो इनको कोई रिलीफ नहीं मिली है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर इनके लिए पास हुआ है। आपको बताते चले 278 यानी 278वां दिन है और पीएम पैकेज के पास यहाँ पर कई पार्टियाँ जो है वो आकर आश्वासन देकर चली गई है। आप डीएपी की बात कीजिए, आप बीजेपी की बात कीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कीजिए, यहाँ तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कश्मीरी पंडितों की एक डेलीगेशन उनसे मिलने गया था और पीएम पैकेज का भी मामला जो है वहाँ पर उठाया गया था। वहाँ पर भी आश्वासन दिए गए मगर अभी तक कोई जो है यहाँ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से न कोई ऑर्डर पास हुआ है, न कोई रिलीफ पास हुआ, ना ही कोई रिलीफ जो है वो अभी तक मिला हुआ है। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। ना क्या कुछ है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की मांगे, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारत माता की वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन, ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन, ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन, ओनली सॉल्यूशन रिलोकेशन। वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। जस्ट डिमांड वन सॉल्यूशन रिलोकेशन, रिलोकेशन। वन डिमांड वन सॉल्यूशन रिलोकेशन, रिलोकेशन। वन डिमांड वन solution relocation, relocation, only solution relocation, only solution relocation। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर हमारे साथ योगेश पंडिता जी है जो यहाँ प्रोटेस्ट में पिछले 278 दिनों से जो है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ पर है। इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो 278 दिन उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अभी तक इनके साथ किस ने कितने वादे किए हैं और अभी तक जो है वो प्रोग्रेस इनकी क्या हुई है कि इनकी जो डिमांड्स है वो कहाँ तक जो है वो पूरी हुई है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में योगेश जी। आपको 278 दिन हो चुके हैं और अभी भी आपके जो मुजाहरे हैं वो बिल्कुल वैसे ही बरकरार है जैसे शुरू में हुए थे, लेकिन यहाँ कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है और ना ही आपको कोई जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न ऑर्डर आ रहा है जो आपकी रिलोकेशन है और जो सैलरीज़ को रिलीज़ करने की मांग है। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक और किस वजह से जो है वो आपको अभी तक रोका गया है? देखिए, बड़ा दुखद है आज की ऐसे दौर में जहाँ पे आप टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हो, आपको जान का खतरा है, उसके बावजूद आप सड़कों पर बैठिए, 9 महीने भी हो जाएंगे, आपकी तनख्वाह बंद हो जाएंगी और आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप वहाँ पे जाके टारगेट किलिंग का शिकार हो जाइए तो उससे मर जाइए, और अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो सैलरी बंद कर देंगे तो आप खुद ब खुद मर जाएंगे। तो दोनों में से हमें अपनी मर्ज़ी है कौन सा ऑप्शन हमें चूज़ करना है। ये हमारी आज तक की स्थिति है 9 महीने बाद। डेवलपमेंट्स उन्हें कहा जाता है जिससे कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। इस 9 महीने में हमें कुछ भी पॉलिटिकल रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला, चाहे आप उसे पॉलिटिकल पार्टी से कह लीजिए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से कह लीजिए। हालात जैसे मई 12 2022 को थे वही हालात घाटी के आज भी है हमारे लिए। हमारा डर स्टार्ट होता है अक्टूबर 2021 को जब दीपक चंद और सुपिंदर कौर को उनके स्कूल में उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें मारा जाता है। एम्प्लॉय सेक्शन में डर पैदा होता है, लेकिन एम्प्लॉय सोचता है शायद ये एक क्रिमिनल किलिंग हुई है क्योंकि ये उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ की पहली किलिंग हुई थी। तो एम्प्लॉय जितनी देर समझ पाता कि ये टारगेट किलिंग्स का पैटर्न एम्प्लॉयज़ की तरफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम पे भरोसा किया और हमने ये सोचा कि चलिए शायद किसी ऐसे तत्व ने ये किलिंग की है जिसको गवर्नमेंट ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया बाद में। तो उसके बाद किलिंग नहीं होनी चाहिए थी ना।
हमने 1 महीने की उस वक्त स्ट्राइक की, एक डर था, हमें 1 महीना कूप अप करने में लगा। अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बीच में फिर किलिंग होती है, ML बिंद्रू साहब, बंटू जी शर्मा, और बाद में फिर से राहुल भट्ट जो PM पैकेज एम्प्लॉयज़ थे। मई 12, 2022 चाडूरा जगह है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, क्लास 1 मजिस्ट्रेट ऑफिस, सिक्योर्ड ऑफिस है, उसको अंदर आइडेंटिटी कार्ड देख के वैसे ही मारा गया। अब एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत ज़्यादा डर बढ़ गया। एम्प्लॉयज़ के बीच में इतना डर बढ़ गया कि ये लोग उस दिन से प्रोटेस्ट करने लग गए कश्मीर में। इन्होंने सोचा कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को जगा पाएंगे, एटलीस्ट ये हमारे साथ हो क्या रहा है, आप इन चीज़ों पे रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। तो 12 मई को ऐसा इंसिडेंट होता है, तो 27 मई को हम LG साहब से हमारी एक डेलीगेशन मिलने जाती है। 27 मई 2022 को LG साहब से मिलने जाते हैं। जब LG साहब से हम मिलने जाते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब आप हेड ऑफ़ द स्टेट से मिलते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फिर से बूस्ट हो जाता है कि मीटिंग्स के ज़रिए जब बताया जाता है कि चलिए आगे हालात ठीक हो जाएंगे। 27 मई 2022 को ही हम मीटिंग करते हैं। 29 मई 2022 को फिर से किलिंग होती है रजनी बाला की, उनके स्कूल के गेट पे उन्हें टारगेट किलिंग करके मारा जाता है। अब यहाँ एम्प्लॉय कश्मीर से भागना चालू होता है, क्योंकि अब इसे लगा कि कश्मीर में मैं कहीं पे भी रहूँ टारगेट किलिंग होगी होगी। 31 मई 2022 को विजय कुमार की हत्या होती है उसके बैंक में। अब सारे एम्प्लॉय जम्मू चले गए। कुछ एम्प्लॉय घाटी में रुके जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी, यहाँ पे जिनका घर नहीं है, जिनको वहाँ पे क्वार्टर्स एकोमोडेशंस थी, कुछ लोग जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, वो मजबूरी के कारण वहाँ रुके हुए थे उस टाइम पे। फिर 15 अगस्त देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। 16 अगस्त को सुनील भट्ट की किलिंग होती है। अब जब एम्प्लॉय रहा नहीं तो सुनील भट्ट की किलिंग होने लग गई, वो वहीं का नॉन माइग्रेंट था। हम फिर से संभल नहीं पाते, इस पे रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो धीरे धीरे करते ये कॉन्फिडेंस बहुत ख़त्म होता रहा कि कुछ तो एक ऐसी ताकत वहाँ पे हमें टारगेट कर रही है। उसके बाद थ्रेट लेटर्स का सिलसिला जारी रहा। थ्रेट लेटर्स में इन्होंने क्लियरली लिखा हमें कश्मीरी पंडित्स को मारना है, हमने PM पैकेज एम्प्लॉयज़ को मारना है। अब ये मॉडस ऑपरेंडी पूरी तरीके से एम्प्लॉयज़ को समझ आ रही थी। ग्राउंड पे जब वो रहता था तो ग्राउंड पे सेंस करता था कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि जो हमारे वेल विशर्स हैं वहाँ के, वो भी बोलते थे कि अंदर रहो, ज़्यादा बाहर मत निकलो, खतरा है खतरा है। जो हमारे वेल विशर्स थे, चाहे वो वहाँ की कम्युनिटी से थे। तो 15 अक्टूबर को फिर से पूरन कृष्ण भट्ट की किलिंग होती है और पैरेलली थ्रेट लेटर्स चल रही थी। अब डिमांड हम क्या करें, इसके बाद लाइफ का खतरा है हमें, इससे ज़्यादा हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ क्या करें। हमने डिमांड की कि हमें आप रिलोकेट कर दीजिए कश्मीर से जम्मू में। रिलोकेशन को इनको लगा कि शायद हम इनसे नई माइग्रेशन मांग रहे, नहीं, हम इनसे मांग रहे थे आप हमें अटैच कर दीजिए जम्मू के ऑफिस में, जब तक कि घाटी के हालात, यही टारगेट किलिंग्स कम ना हो जाए, जब तक आप इस नेटवर्क को पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दें, तब तक हमारी सेवाएं यहाँ से यूटिलाइज़ कीजिए, हम काम करना चाहते हैं। उस डिमांड को लेके सारे लोग एडामेंट हो गए, अड़ गए, मैटर ऑफ प्रेस्टीज बना लिया गया। इसे गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस नहीं कहा जाता कि जहाँ पे आप मैटर ऑफ लाइफ को मैटर ऑफ प्रेस्टीज बना दिया जाए, जहाँ पे लाइफ की वैल्यू प्रेस्टीज से ज़्यादा मतलब प्रेस्टीज से कम दी जाती है और प्रेस्टीज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ में आज भी डर है कि अगर वो आज कश्मीर घाटी में जाएगा तो ये रहेगा कैसे, काम कैसे करेगा। अभी भी टारगेट सुनिए, अब कल शाम को एक थ्रेट लेटर और आई है, उसमें भी स्पेसिफिकली PM पैकेज एम्प्लॉयज़ लिखा है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि वो हमें टारगेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनोसेंट्स किलिंग जो हो रही है, इसमें एक मासूम जान गंवा रहा है, किसी के माँ का आप सपूत छीन रहे हैं, ये भी एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन से, हम मांगते हैं कि अगर आपको पता है ये किलिंग्स हो रही है, पैटर्न हम समझ पा रहे हैं, आपके कान से क्यों नहीं जूं रहेंगे इस चीज़ के लिए, आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी बात सर, पैरेलली हम जब बात करते हैं इन्होंने हमें रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन में वहाँ पे ले गए कश्मीर घाटी में। रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन होता है कि कश्मीरी पंडित्स को वहाँ पे बसाया जाएगा, लेकिन कश्मीरी पंडित्स में सिर्फ 4000-3000 एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे ले गए, जिसमें 1000 लोगों को वहाँ एकोमोडेशन में रखा हुआ है। अब आप खुद समझ लीजिए, जब किलिंग कहीं पे भी हो रही है, जो ये एम्प्लॉय रेंट पे रह रहा है, क्या इसकी किलिंग वहाँ पे घर एवरी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे भी किलिंग होगी।
कुछ लोगों के घर वहाँ खाली करा दिए गए, जो 3,000-4,000 लोग तबके पे रहते थे ना, रेंट पे रहते थे, उनमें से कुछ लोगों के घर खाली करा दिए वहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि उन्हें भी ये थ्रेट है कि शायद ये इनकी किलिंग हो जाएगी तो हम पे मुश्किल आ जाएगी। दूसरा रीज़न ये है कि जब हमारी ही सैलरी बंद है, हम तो उनका रेंट पे नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। तो ये एक डिपेंडेंट मॉडल है। गवर्नमेंट ने बहुत पहले दावे किए थे कि हम एकोमोडेशन बना लेंगे, लेकिन एकोमोडेशन के साथ साथ इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो राहुल भट्ट है, अब आपको समझने की ज़रूरत है, हम एकोमोडेशंस भी मांग रहे या नहीं मांग रहे, उसकी वजह है। अब राहुल भट्ट है, ये एकोमोडेशन में रहता था, मारा कहाँ पे गया? ऑफिस में। जब ये ऑफिस में मारा गया, अब शाम की नींद ये चैन की करता है जब ये एकोमोडेशन में रहता है, लेकिन जो ये रेंट वाला है ना, बेचारा रात की नींद कर पाता है ना दिन में दफ्तर में। तो इसके लिए एज गुड एज ये यहाँ रहे, ये नौकरी छोड़ दे या करे, इसके लिए मैटर नहीं करता है। दूसरी बात, एम्प्लॉयज़ ने 6-6 महीने, आज यहाँ पे 6 महीना 7 महीना सैलरीज के बिना है सारे। इस दौरान जितनी मुश्किलात आई उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। अब हमारा दिल रोता है लेकिन बताते नहीं हैं। इस दौरान कहीं मृत्युएं हुई, कुछ एम्प्लॉयज़ मरे जिनकी दवाई का खर्चा ज़्यादा था, कुछ लोग, जैसे इसमें जीना मरना तो चलता ही रहता है, उस दौरान आपको वो खर्चा भी नहीं मिला, तो आप सोशली पीछे चले गए हर चीज़ से। स्पेंडिंग्स कहाँ से लाते हैं? अब जब आपकी सैलरीज बंद हो चुकी है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये जो डे टू डे स्पेंडिंग्स है, जो आपको ज़रूरियात है 24/7 की, वो कहाँ से आप जो है वो लाते हैं? मुश्किलातों में हमारा दिन का खर्चा, हम सुबह घर वालों से 100 रुपया मांग लिया, 50 रुपया मांग लिया, उस पर चलते हैं। हम लोगों का कुछ ऐसा है नहीं, मतलब बैठे हैं, देख नहीं रहे आपकी हालत में बैठे हैं हम लोग। बिजनेस वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ कौन सा बिजनेस है? जो बाग बगीचे हमारे कश्मीर में थे, कश्मीर पंडित जब वहाँ से यहाँ पे आया जम्मू में, इस बेचारे ने जो इसके पास अपना था कमाया, उसी पे लगाया। वहाँ के बाग बगीचे आजकल वो बंद पड़े हुए देखिए, हैं, जब तो वहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं है तो उनका क्या वैल्यू है? उसका काम यूटिलाइज ही नहीं। अब देखिए ना, वो जब पूरन कृष्ण भट्ट था, वो यूटिलाइज करने गया, वो भी मारा गया। वो बाग बगी आप कुछ कर, आप डिप्राइव हो चुके। आप लोग एक तरह से कश्मीर में अगर रहते हो तो आप हॉस्टाइल लाइफ जी रहे हो, और अगर यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे आप फाइनेंशियल क्रंच में रह रहे हो। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं वहाँ सर्विस करने गया हूँ, हम तो किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं ना। आज के दिन में अगर गवर्नमेंट ही मानती है कि हमारे लिए अभी हालत ठीक नहीं है, आपको मेरी तनख्वाह तो नहीं बंद करनी चाहिए थी, एटलीस्ट मेरी फैमिली तो सफ़र हो रही है ना। घर में आज दवाई, मतलब सच बात है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जो बीमार है, पेशेंट, माता पिता, उनकी दवाई का खर्चा भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ बोला जाता है, एलजी साहब ने बोला कि हम बड़ा सेंसिटिव तरीके से इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन ये सेंसिटिविटी नहीं है कि जहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। स्टेट जो यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने आपको आपने खुद कहा कि बार बार आश्वासन दिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको अभी तक जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिली। लेकिन आपको ये कह दें हम कि अपोजिशन की तरफ से भी ये बात राहुल गांधी तक ज़रूर पहुंची थी, और उनके पास सैलरीज़ की जो है वो पर्टिकुलरली बात हुई थी। तो कांग्रेस की तरफ से या फिर भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से आपको कोई बूस्टअप नहीं मिला आपके इस प्रोटेस्ट में, या जो आपकी एक मांग थी इसको कहीं जो है वो दूर तक पहुँचने में मदद हुई उससे? देखिए, बड़ा अफसोस की बात है कि कश्मीरी पंडित हमेशा एक पॉलिटिकल स्केपगोट रहा, और जो हम आज रियलाइज़ भी करते हैं। तो आज के दिन में हमारा हर किसी से मन उठ चुका है। आज के दिन में अगर ऑप्शन होता, आज हम ऑप्शन ये एक्सरसाइज करेंगे, नन ऑफ द अबव, नोटा जो ऑप्शन होता है हमारे पास, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। हमने हर किसी को देख लिया, कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये पैकेज, आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित माइग्रेट होके यहाँ पे आया, यहाँ पे मुश्किल हालातों में बना, इसको क्यों कश्मीर के लिए दिया गया ये पैकेज 2010 में? तब यही सरकार थी, एनसी सरकार और ये कांग्रेस सरकार। तब ये कश्मीर के लिए क्यों बॉन्डेड बनाया गया? हमें उम्मीद थी भाजपा आती तो भाजपा इसको रिवोक कर देती, वो हमारी मुश्किलातों को समझती वहाँ की, वो इसको रिवोक करती। उन्होंने इससे ज़्यादा डबल एक्सप्लॉइट किया इसे। अब ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे को बोलते हैं मैंने बसाया, तुमने बसाया, मैंने ये किया, वो किया। ग्राउंड की हकीकत ये है कि आजकल कश्मीरी पंडित बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग से चला गया है। तो इसको खुद ही कहा कि कश्मीरी पंडित जो है वो एक स्केपगोट जो है वो रहा है हमेशा से ही। तो इस वक्त आगे जो है वो 1 ही साल बचा हुआ है इलेक्शंस को आने में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको जो है वो एक मोहरा जो है वो इलेक्शंस के लिए बनाया जा रहा है?
वो नहीं बना पाएंगे। आज अगर यही हालात रही, हमारी डिमांड्स एड्रेस नहीं की, हम ये आश्वासन यहाँ से ही देते एटलीस्ट जितने हम लोग हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं इस इलेक्शन का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि कोई हम में से कोई इसका पार्ट नहीं बनेगा। क्या आपको भी जो है वो अब अपनी मांगे हुकूमत से मांगने में डर लगने लगा है? मांग करने से डर नहीं होता चाहिए। मांग जेन्युइन है तो डर क्यों होगा? डर तो उस चीज़ का है कि जब मैं कुछ इलीगल मांग रहा हूँ। मैंने थोड़ी उन्हें कहा मेरे को सोने की गाड़ी दे दो, मैंने कहा मेरी जान बचाइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हक नहीं है, आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। लेकिन वो नहीं बचाई जा रही है जैसा आप कह रहे हैं। क्यों डरना है फिर? मुझे क्यों डरना है फिर ये चीज़ डिमांड मांगने में? वाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ दिस? व्हेन आई एम गेटिंग किल्ड, वाई शुड बी अफ्रेड ऑफ दिस? अब ये पूरा नहीं कर रहे, डरना इनको चाहिए कि ये क्यों नहीं पूरा कर रहे। इनसे मीडिया हाउसेस पूछे कि आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं आज के संघर्ष की, ये संघर्ष निरंतर काफ़ी समय से चला आ रहा है। काफ़ी देर से, हमेशा से हमने अपनी डिमांड्स रखी है और जो कभी भी कहीं भी किसी सतर तक नहीं पहुंच पाई। और अगर हम पिछले 7-8 महीने की बात करें, हमने अपने कई भाइयों को अपने ही कौम से खोया है, सिर्फ इस कारण से कि वो अच्छे से अपने काम कर रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे, जिसका सम्मान करने में कहीं ना कहीं आज की सरकार भी विफल रही है। चाहे हम बात करें दीपक चंद की शहादत हो, चाहे सुपिंदर कौर जी की शहादत हो, या चाहे हम बात करें जो राहुल भट्ट जी की शहादत हुई हो। कुछ दिन पहले उनको सम्मानित किया जाता है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और आज उनका घर देखिए किस लाचारी में घूम रहा है। कहीं भी कहीं कोई नौकरी, कोई मुआवजा किसी की ज़िंदगी को वापस लौटा नहीं सकता। आखिर सरकार कितने मुआवजे देगी? कितनी लोगों को ज़िंदगी गंवानी होगी सरकार को ये समझाने के लिए कि हालात ज़मीनी तौर पर ठीक नहीं है। आप देखिए, जहाँ पर इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि किस तरीके से एक माहौल ऐसा बनाया जाए जहाँ हर एक आम नागरिक ये महसूस कर सके कि मैं सुरक्षित हूँ, आराम से मैं अपने वातावरण में कहीं भी आराम से काम कर सकता हूँ। और वो कहीं ना कहीं ये एहसास आज भी नहीं है। अगर ऐसा एहसास होता तो आज भी हम 8 महीने से इन सड़कों पर नहीं बैठे हुए होते। सरकार ने कई काम किए, काम ऐसे किए कि हमारी सैलरीज रोक दी, ट्रांसफ़र्स ऑर्डर्स निकाल दिए, हमारी जनरल लाइन पोस्ट को सुपर न्यूमररी में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ा है जिससे कि इसके मनोबल को तोड़ा जाए, इसके आत्मविश्वास को तोड़ा जाए और इसको मजबूर किया जाए कि ऐसी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करो जो आपके लिए सही नहीं है। वो शिकार तो करना चाहती है हम लोगों को, लेकिन अपने कंधों पे बंदूक रख के नहीं, हमारे कंधों पे बंदूक रख के हमें ही भेज रही है वहाँ पे। आप देखिए, मैं कैसे इस माहौल में काम करूं जहां सरकार मुझे सुरक्षा का भाव नहीं देती। मैं कैसे इस माहौल में काम करूं जहां हर 1-2 दिन 3 दिन में एक थ्रेट लेटर इशू होता है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको मारा जाएगा। जहां मुझे रिलीफ की ज़रूरत थी, जहां पे मुझे रिहैबिलिटेशन की बात की जाती है, वहां पर हर वो साजो सामान है जहां के मुझे प्रेशराइज़ किया जाता है। मेरी मानसिक प्रताड़ना की जाती है, मेरी शारीरिक प्रताड़ना की जाए, और अब देखिए आर्थिक प्रताड़ना। जिस प्रकार से सैलरीज़ 8 महीने से नहीं आई है, 7 महीने से कोई लोगों की सैलरीज़ बंद है, कुछ की 5 महीने से बंद है। किस प्रकार से उनका जीवन निर्वाह होगा, किस प्रकार से वो अपने बच्चों के भविष्य को बनाएंगे। हम कहते हैं जो छोटे बच्चे भारत का भविष्य है, देश का भविष्य है, आप उनके भविष्य के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। और उनके पेरेंट्स की सैलरीज़ रोक के, जब वो पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, उनको भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं आजकल। और वजह सिर्फ एक है कि अंधी नीति जो सरकार एलजी प्रशासन की आजकल चल रही है। ऐसे में निर्वाह करना एक सामाजिक दायित्व भी है कि क्यों समाज चुप है, क्यों लोग खड़े नहीं होते इसके लिए, बात नहीं करते कि ऐसे कौन से जहाँ पे आप हनन करते हो भारत के संविधान के अधिकारों का, चाहे जीवन की सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे आपको सही वातावरण में काम करने का अधिकार हो, जहाँ आपको अपने भावों की अभिव्यक्ति की छूट पूरी हो, आप हमें बिल्कुल नकार देते हैं। आप हमारे रास्तों से गुजरकर हमें भिखारी की संज्ञा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम करोड़ों लाखों की प्रॉपर्टी छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए निकले थे, और उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसके नाम पे हमें भिखारी की संज्ञा देनी चाहिए थी। आज भी अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे, धरना पे बैठे, अपनी जान के लिए बैठे हैं, अपने सम्मान के लिए बैठे, और उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ न हुआ है, न आने वाले भविष्य में होगा। आज भी हम निरंतर उनसे अपील कर रहे हैं विनम्र भाव से, एक नेशनलिस्ट की तरह भारत माता की जय का जयघोष लगाकर हम उनसे कहते हैं कि हमारी बात सुनिए, हमें भी जीने का हक है, हमें भी सम्मान से रहने का हक है, हमारे परिवारों को भी सम्मान से निर्वाह करने का हक है। हमारी सैलरीज़ मत रोकिए। आपने हमारी दिवाली काली की। ऐसा भारतवर्ष में, हिंदू समाज में पहली बार हुआ होगा कि जब किसी समुदाय विशेष को इस वजह से दिवाली नहीं मना पाए कि उसकी आर्थिक तंगी थी। आपने उसे सड़क पर बिठा के रख दिया है। जहां आप
कई कई नीतियों का बखान करते हैं, कई कई पॉलिसीज़ का बखान करते हैं कि इनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, इनको अच्छा वातावरण दिया जाएगा। उस कम्युनिटी के एक छोटे से फ्रैक्शन को, जहां 2000-3000 एम्प्लॉयज़ की बात है, इनको आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, इनके आप मतलब इनकी डिमांड्स को एंडोर्स आप नहीं कर पाए, इनको आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शर्म आनी चाहिए। जिस गरूर में आप सर ऊंचा करके चलते हैं, उस गरूर को थोड़ा सा नीचे लाइए, नहीं तो आने वाले इलेक्शंस हो या समाज आपको इसका जवाब ज़रूर देगा, चाहे वो वोट के माध्यम से हो या चाहे अन्य माध्यम से, चाहे स्टेट की सतह पे हो या पूरे सेंटर की सतह पे हो, कहीं ना कहीं आपको नकारा भी जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पहली बार जो है वो पीएम पैकेज के साथ यहाँ पर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से बात की हुई है। 278 दिन हो चुके हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिपार्टमेंट्स से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पीएम पैकेज की जो स्टोरी है, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जो स्टोरी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये कश्मीर से वो लोग यहाँ आकर के पनाह लेने वाले लोग हैं जिनको वहाँ तो टारगेट किलिंग से मारा जा रहा है, और दूसरा ये है कि प्रशासन इस वक्त इनकी सैलरीज भी रिलीज़ नहीं करता है। आगे बड़े फेस्टिवल्स आएंगे, पीछे भी कई फेस्टिवल्स गुजर गए, लोहड़ी थी, रिपब्लिक डे था, और आगे जो है वो और भी फेस्टिवल्स, जो महाशिवरात्रि आने वाली है। तो यहाँ लोगों का बिज़नेस, इन लोगों के पास एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे उसका भी जो है वो एक मामा तो बना ही हुआ है। मगर आपको ये भी बता दें, जहाँ बिज़नेस इनका चलता था कश्मीर के अंदर, वो बिज़नेस भी कब का ठप हो चुका है, और जम्मू के अंदर ये लोग पनाह के अलावा और कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की ये पुकार पिछले 278 दिनों से हुकूमत के दरवाज़े खटखटाने की कोशिश कर रही है, मगर आज तक वहाँ से कोई भी रिस्पांस इनको नहीं मिला।